हेलो बच्चा, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग। तो बच्चों, आज तुम लोग का टेस्ट हुआ है ना। पीए पीबी के बच्चों को, 12th के बच्चों का। तो बच्चे, टेस्ट कैसा हुआ तुम लोग का? अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई कम नंबर आ गया है, तो उसको रिसर्च करो, उसके पीछे देखो तुमने किस किस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़े हैं, है ना। कौन चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो बेटा, उसको रिवाइज करो, है ना। और इस सॉल्यूशन को देखो जो मैं तुम लोग के लिए अभी बना रहा हूँ, तुम्हारे टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको देखो और अपनी गलतियों को सुधारो। ठीक है बच्चा, अगले टेस्ट में और अच्छा मार्क्स लेके आओ। ठीक है बच्चा, तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, पेपर 1 के पहला सवाल, पेपर 1 का जो हमारा सबसे पहला सवाल था, ये सवाल क्या था? ये सवाल है बेटा, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 4r, 2 स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस आर कट ऑफ। ठीक है, कहता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है बच्चा, रेडियस इसका 4r है ना। यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका कि रेडियस 4r है, उसमें से 2 डिस्क काट लिए गए, है ना बच्चा। इससे हमारे 2 डिस्क काट लिए गए। और कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, है ना। तो पहले बताओ बच्चा, इस केस में जो सिस्टम का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो। सिस्टम का मास कहाँ फैला हुआ है, बोलो। इस सिस्टम का मास कहाँ फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली बोलोगे बच्चा कि इसके एरिया में फैला हुआ है ना। और एरिया का फॉर्मूला तुम सब लोग जानते हो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, जिसका रेडियस 4r है, रेडियस 4 गुना है, इसका मतलब उसका मास 16 गुना होगा, है ना। जिसका रेडियस 4 गुना है उसका एरिया 16 गुना होगा, इसका मतलब उसका मास भी 16 गुना होगा, है ना। तो उसको यूँ मानो कि देखो, अगर मैं कहूँ तुम्हें कि ये पूरा जो डिस्क है ना, ये पूरा जो डिस्क हमारा है वो ब्लैक है ना, और इसमें से ये ग्रीन कलर का डिस्क काट के निकाल लिया गया। ठीक है बच्चा, ग्रीन कलर का डिस्क काट करके निकाल लिया गया, है ना। ब्लैक तो पूरा ही है, ब्लैक तो हमारा पूरा ही है, और काट क्या निकाला है, ग्रीन। तो अगर मैं ग्रीन वाले का मास m बोलूँ तो ये भी हमारा मास m बेटा, है ना। और सोचो, जो तुम्हारा ब्लैक वाला है ना, जो ब्लैक वाला पोर्शन हमारा है, ठीक है बच्चा, ये वाला पोर्शन है ना, इसका हमारा कितना हो जाएगा मास, ब्लू वाले का पोर्शन, ये हो जाएगा बच्चा 16m। ठीक है, तब देखो ब्लैक वाले का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगा ना, ओरिजिन पे होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 0,0 पे। ठीक है, और जो ऊपर वाला हमारा डिस्क है जिसको तुमने काट के निकाला है, इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चा 0, वाई कोऑर्डिनेट हो गया कितना, यहाँ से बाउंड्री तक हो गया बेटा 4r, r तो माइनस किया तो ये हो जाएगा बच्चा 3r, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चा 3r, और वाई हो जाएगा 0। ठीक है, तब देखो इस सिस्टम का एक्स सेंटर ऑफ मास निकालूँ अगर मैं, तो एक्स सी एम क्या कहोगे, क्या कहते हो बेटा, फॉर्मूला बताओ, बताना बच्चा। इसमें m1x1 माइनस m2x2, है ना बेटा, माइनस m3x3, है ना। अगर सिस्टम में कोई मास तुम ऐड करते हो तो m1 प्लस m2 कहते हो बेटा, कि इसको काट के निकालते हो तो माइनस कहते हो, है ना। ये तरीका होता है बेटा। तो m1 हमारा कितना था, देखो ये था तुम्हारा 16m, और ये था 0, माइनस m इंटू एक्स हो गया बच्चा 0, है ना, और दूसरे का x हो गया बच्चा 3r, डिवाइडेड बाई 16m माइनस m, तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ, यहाँ हो गया बच्चा 3 और 1 4/14, है ना बेटा, 4r/14, ये कितना हो गया देखो, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ, ये हो गया बच्चा 3mr डिवाइड हो गया बच्चा 14m, तो हो गया माइनस 3r/14, है ना बेटा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 3r/14। अब देख लो x ऑप्शन किस में हमारा है, इसी में आंसर है, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर यूजिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है बच्चा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 ओम है।
सो आर की वैल्यू हो गई बच्चा 20 ओम, है ना, विथ 0.5% टॉलरेंस। इसका मतलब डी आर तुम्हारा कितना है, तो डी आर बाई आर ये बच्चा 0.5% है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। द अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, ठीक है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है बच्चा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना बच्चा, है ना। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है x, राइट साइड में हमारा क्या है बच्चा r। इधर हमारा बैलेंस हो रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो इधर कितने बैलेंस होगा 40 सेंटीमीटर पे। जानते हो ना मीटर ब्रिज में वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है ना। अब देखो सवाल कहता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट इज 0.1 सेंटीमीटर, मतलब जो लेंथ नापने वाले हो DL बाई लेल, है ना, ठीक है। DL की वैल्यू कितनी दी हमारी है, ये हमारी है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के नापने में गलती तुम्हारी कितनी हो सकती है, ये हमारा सवाल है, ठीक है बच्चा। तो देखो इस लंबाई को अगर मैं कह दूँ बेटा L1 और इसे कह दूँ मैं L2, है ना, तो क्या बोलोगे बच्चा, x बाई आर इज इक्वल टू, एक्स बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 बाई L2 होगा ना, ठीक है। चलो अब मैं L1 L2 पुट करूँ तो x कितना हो जाएगा बच्चा, x कितना हो जाएगा तुम्हारा, L1 हो गया 40, नहीं सॉरी L1 हमारा कितना था बच्चा, L1 था हमारा 60, है ना, और L2 हो गया बच्चा 40 इंटू हो गया R, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, और R था हमारा बच्चा 20 ओम। तो देखो बच्चा इस वाले में क्या था हमारा, पहले हमने क्या किया, इस वाले को यहाँ लिखा, है ना, कैसे लिखा, x इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू आर, तो ये हो गया बेटा इधर का कॉन्सेप्ट dx अपॉन एक्स इक्वल टू DL1 अपॉन L1 प्लस DL2 अपॉन L2 प्लस DR बाई आर, ठीक है बच्चा। अब DL1 हमारा देखो कितना था, इधर हमारा 0.1, तो 0.1 बाई 60, ये 0.1 बाई 40 प्लस DR अपॉन आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना देखो 0.5%, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, परसेंटेज था ना बेटा, फ्रैक्शन में 0.005, है ना। अब x तुम निकाल चुके हो 30 ओम, इसको शिफ्ट कर दो, जब इसको शिफ्ट करोगे तो हमारा आ जाएगा 0.1 बाई 60, 0.1 बाई 40 प्लस 0.005, और x जब यहाँ जाएगा बेटा तो इंटू 30, ये कैलकुलेट करने वैल्यू आ रही है 0.275, तो आंसर हमारा है C। अब इस सवाल में आओ, इस सवाल में कहता है बेटा गिवन सिचुएशन में I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ देखो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट द इंसिडेंट रे विल रिट्रेस इट्स इनिशियल पाथ, है ना बेटा। तो इस पिक्चर को ध्यान समझो बेटा, है ना, ये समझो कि अगर पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो तभी पॉसिबल है जब रे यहाँ से जाए, सेकेंड मीडियम पे गिरे और मिरर पे नॉर्मली गिर जाए, तो जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा, है ना। तो देखो मैंने सबसे पहले इक्वेशन इसको इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया, तो इस पॉइंट पे इस्तेमाल किया, है ना। इस वाले पॉइंट पे क्या कहा मैंने, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, है ना। इससे हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब फिर मैंने कहा क्या कि इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो जहाँ मैंने ऊपर लिखा है 45 का एंगल, है ना बेटा। अब कहोगे ये हमारा R है तो ये कितना एंगल होना चाहिए 90 माइनस R, ये वाला कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा प्लस 45 इक्वल टू 180, इसको लिखो इक्वेशन, तो आ जाएगा तुम्हारा R प्लस थीटा इक्वल टू 45। नहीं भी आता है कोई बात नहीं, तुम्हें प्रिज्म का फॉर्मूला याद है ना, प्रिज्म एंगल जैसा बिहेव कर रहा है ना ये, तो R प्लस थीटा हो गया बेटा 45, तो हो गया 1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर, ठीक है बच्चा। ये कहाँ इस्तेमाल किया मैंने, ये इस्तेमाल किया इस वाले पॉइंट पे जहाँ मैंने अभी क्रॉस बनाया, ठीक है बच्चा, इस वाले के लिए इस्तेमाल किया इस इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो हमने R की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 से, तो ऐसा बन गया, है ना। अब इसमें थीटा की वैल्यू तुम इक्वेशन 1 से निकाल करके इसमें पुट कर दो, और इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये, जो कि आंसर B दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो आते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है 24 में कहता है बेटा कि एक बीड है, इस बीड का हमें मास दिया हुआ है 5 ग्राम, है ना, और सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस 0.1 मीटर है, एज सो इन द एडजेसेंट फिगर। अब कहता है द रिंग कैन फ्रीली रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस OY, वर्टिकल एक्सिस जो OY तुम्हें दिया हुआ है ना उसके अबाउट घूम सकता है, ठीक है। एट व्हाट हाइट विल द बीड शुड बी रिलीज्ड, बीड को किस जगह पे छोड़ा जाए, सो दैट इट कैन स्टे एट रेस्ट
विथ रेस्पेक्ट टू रिंग एबव द ग्राउंड लेवल ओ एक्स। ओ एक्स से ऊपर कहाँ पे रहेगा ये रेस्ट में, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है बच्चा, जबकि एंगुलर वेलोसिटी भी हमें सवाल में दी गई है 10√2 रेडियन पर सेकेंड। तो सिस्टम बेटा हमारा ऐसे घूम रहा है ना, तो किस हाइट पे रेस्ट में रहेगा? चलो मान लिया मैंने यहीं पे रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह तो कहीं है नहीं, है ना। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो कहोगे यहाँ से यूँ लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगा बच्चा, mR², और R कौन सा है देख पा रहे होगे, ये हमारा R है ना। और यहाँ से नीचे हमारा आ रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा फोर्स बैलेंस्ड हो। ठीक है बच्चा, तो चलो इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। ठीक, अब देखो इस ट्रायंगल में क्या लिख दोगे, इसमें क्या लिख दोगे तुम, mg का जो थीटा एंगल है बेटा, ये वर्टिकल एक्सटेंड करो आगे, ये भी एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। तो mg का नीचे की तरफ टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा mg साइन थीटा, ये आ जाएगा mg साइन थीटा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा mR² कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, तो देखो m कैंसिल हो गया हमारा, है ना। ठीक है, और ये हमारा बच्चा क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये होगा g इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R, है ना, इज इक्वल टू R², R छोड़ दो ω², कॉस थीटा। तो देखो बच्चा अगर इस हाइट को मैं h मान लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा ये h/r। तो देखो r कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारा h कितना आ गया, h हमारा आ गया बच्चा g/ω²। g हमारा 10 पता ही है तुम लोग को, है ना। ω² कितना है बच्चा, 10√2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चा हमारा 200, है ना। तो h हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, h हो जाएगा 0.05 मीटर, है ना। तो पूछा गया था हमसे कि क्या पूछा गया था, देखो एट व्हाट हाइट विल द बीड शुड बी रिलीज, हाइट पूछा गया था ना। तो देखो ये अगर h है तो क्वेश्चन में पूछा गया हमारा ये वाली हाइट, इसको h1 मान लेते हैं। तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, r माइनस h में दिया हुआ है r, तो 0.05 मीटर, ये भी हमारा आंसर हो गया बेटा a, है ना। चलो आगे बढ़ें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो देखो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रॉड है मास m लेंथ l का, जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। एक स्मॉल पार्टिकल m ऑफ मास स्ट्राइक्स द रॉड एट वन ऑफ द एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड विद स्पीड v0 से आया टकराया। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v, टक्कर के बाद की वेलोसिटी v है बच्चा, है ना। कहता है फाइंड v इफ़ द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है ना। तो देखो बच्चा ये डायग्राम तुम्हें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी, है ना। अब कॉलिजन के जस्ट बाद की बात करूँ मैं, तो देखो बेटा कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी खुद तुम समझ पाते होगे बच्चा ना। जैसे ही ये टक्कर होगी, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यूँ आ जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी आ गई v1, और ऐसे हो जाएगी बेटा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और टक्कर के बाद इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, इस क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद हमारी क्या है, v, है ना। तो हमसे v पूछा गया है। ठीक है बच्चा, हमसे क्या पूछा गया है, v पूछा गया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले सोचो क्या कि सवाल में कहता है टक्कर हुआ, है ना, लेकिन कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं ना बेटा। तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। क्या कहोगे, m इंटू v0 इज इक्वल टू m इंटू v प्लस m इंटू v1, सब कैंसिल कर दो। तो क्या हो गया, v0 इज इक्वल टू v प्लस v1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या देखो, अब ये कहो बच्चा कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है ना। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो क्या कहोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। पहले कितना था एंगुलर मोमेंटम, m v0 l/2, है ना। बाद में कितना हो गया, तो पार्टिकल के लिए हो गया बेटा m भी l/2 और प्लस रॉड का ml²/12 इंटू ओमेगा। समझ रहे हो ना कैसे, मैंने बेटा यहीं पे एक लाइन चूज़ कर लिया, समझो इस तरह से, और इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, है ना, और इसके अबाउट मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। भाई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है
तो हर पॉइंट के अबाउट 0 है, हम किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते थे, है कि नहीं, है ना। जब किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं तो फिर इसके अबाउट क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ देखो m कैंसिल हो गया हमारा, L/2 सब में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा यहाँ पे 6। तो क्या आ गया इक्वेशन देखो, V0 इक्वल टू V प्लस L/6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो कॉलिजन किसका हुआ है, लोअर एंड का ना। तो देखो बच्चा, टक्कर के तुरंत बाद की वेलोसिटी अगर इस पॉइंट की कही जाए तो कहोगे V1 होना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, है ना बेटा, और L/2 ओमेगा होना चाहिए रोटेशनल मोशन की वजह से, और E इक्वल टू हमारा है 1, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, V सेपरेशन, है ना, कितनी दूर जाने की वेलोसिटी, तो V1 प्लस L/2 ओमेगा, है ना, माइनस ऑफ अप्रोच V, है ना बेटा, डिवाइड बाई इधर पहले कितना था, रॉड था रेस्ट में, इक्वेशन नंबर एक और बन गया हमारा इक्वेशन, V1 प्लस L/2 ओमेगा माइनस ऑफ V इज इक्वल टू V0, इक्वेशन नंबर 3। इस 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ना बेटा। हमें निकालना है, सवाल है भी, हमें निकालना है V, ठीक है ना। तो 3 तुम्हारे पास इक्वेशन, तुम क्या करो, फर्स्ट को पुट कर दो इसमें, क्या निकाल करके V1 निकाल के यहाँ पुट कर दो, है ना बेटा। और देखो यहाँ V1 है ही नहीं इसमें, है ना, V1 निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो फिर तुम्हारे पास 2 ही हो जाएंगे वेरिएबल, है ना, ठीक है। V1 निकाल के पुट कर दो, या फिर ऐसा करो V1 यहाँ पुट कर दो और ओमेगा L यहाँ से पुट कर दो, जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, थिन यूनिफॉर्म वायर AB ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस X, ये ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम का, आर कनेक्टेड बाई थिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स एज शोन इन द फिगर। एक बैटरी है और एक गैल्वेनोमीटर है ना, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ X appropriate connections are made, ठीक। which one represent the correct combination if no deflection can take place in the galvanometer, galvanometer में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो X तो X ही है बच्चा, ये 12 ओम है ना। कहता है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ना बेटा, ताकि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी हमारा सिस्टम में V/B बनता है तो कैसे बनता है, है ना, एक तरफ कहते हो प्लस, एक तरफ कहते हो माइनस, है ना बेटा, और यहाँ लगाते हो गैल्वेनोमीटर, है ना बेटा। तो अब देखो इन सवाल में ये हो गया, मान लो X अननोन रेजिस्टेंस और ये है नोन रेजिस्टेंस R, ये तुम्हारा है 12 ओम, ठीक है। ये तो होता है रेशियो फॉर्म करने के लिए P और Q, है ना बेटा। तुम कह सकते हो कि ये हमारा यूनिफॉर्म वायर है, ये चलो उल्टा कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, यूँ समझो, या मीटर ब्रिज का जैसे नॉर्मल डायग्राम बनाया करते हो वैसे बना लो, ऐसे बनाते हो तुम R, ऐसे बनाते हो X, है ना, और फिर कहते हो ये एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, और इधर लगाते हो प्लस, इधर लगाते हो माइनस, और बीच में लगाते हो गैल्वेनोमीटर, है ना। अब चीज़ों को कंपेयर करो तो देखो बच्चा, इस तरफ हमारा X की जगह B और C है ना, ठीक है। तो A हमारा वायर हो गया A और ये हो गया B, है ना। देखो B से C तक लगा है X, ठीक, और C से D लगता है बेटा R, है ना। तो D हमारा पॉइंट हो गया, C हमारा ये है, तो ये हमारा C से B ये पॉइंट हो गया, BC को मान लो भी, ठीक है। ये B हो गया, ये A हो गया, ठीक, ये वायर हो गया पूरा हमारा, जो वायर यहाँ दिख रहा है तुम्हें, है ना बेटा। X हमारा ये हो गया, और A वाला पॉइंट तुम यहीं कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो अलग कर दिखाता हूँ, ज़्यादा दिखेगा अच्छा तुम्हें। ये हमारा है बच्चा A, ये हमारा है बच्चा B, ठीक है ना, और ये पॉइंट हमारा है बच्चा C, ठीक है ना। और D से A, समझते हो ना, A और D सेम ही होता है बेटा इसमें, A और D सेम ही होता है ना इसमें, ठीक है। अब देखो क्योंकि आइडियल स्ट्रिप होता है ना। अब देखो हमारा A और B के बीच में, R और X के बीच से आता है गैल्वेनोमीटर, है ना, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे A वाले में
गैल्वेनोमीटर कहाँ से कहाँ लगाया देखो, तो कहता है ए बी जो हमारा वायर है एन, उसके बीच से लगा दिया गैल्वेनोमीटर, देख रहे हो ना, ए और बी से लगा दिया हमारा गैल्वेनोमीटर। ये तो गैवन है बेटा, है ना, देखो यहाँ से लगा दिया इधर, तो ये गलत है। यहाँ देखो ये भी बाहर निकाल दिया, इसकी यहाँ से लगा दिया, ये भी गलत है। इसका देखो, इस वाले में देखो बैटरी कहाँ लगा गैल्वेनोमीटर, डी और ई के बीच में, है ना, और ए बी वायर के बीच में, तो डी से यहाँ लगाया है ना, ठीक है। और बैटरी कहाँ से लगाया, ए और सी के बीच में, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना बच्चे, ये भी हमारा गड़बड़ी है। और यहाँ देखो कहाँ है बैटरी, बी और डी के बीच में, तो बी हमारा ये है बच्चा, डी ये है, ठीक है ये है। और देखो गैल्वेनोमीटर सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। ये हम दिखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया एस इज कैरिंग कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म करंट आई, द करंट flowing along the length of cylinder, resistivity of cylinder varies as rho equal to rho naught 1 plus x by L. Here x is the distance from the face where current is entering the cylinder. Find charge stored in bulk of the cylinder. Assume permittivity of cylinder is same as that of vacuum. ठीक है बच्चा, देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है बेटा कि एक सिलेंडर लिया जाए, एक सिलेंडर लिया जाए, है ना, ये सिलेंडर का लेंथ हमारा L, ठीक है बच्चा, है ना। अब जो कहता है क्या, इस सिलेंडर में जो करंट इंटर किया एक तरफ से और एक तरफ से निकल गया, ये करंट हमारा बच्चा यहाँ से I इंटर किया और I यहाँ से निकल गया, ठीक है बच्चा। अब कहता है रेजिस्टिविटी, है ना बेटा, देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस वाले किसी पॉइंट पे, यहाँ से x डिस्टेंस किसी वाले पॉइंट पे जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, ठीक है। कहता है एक्स हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द फेस वेयर करंट इज इंटरिंग, जहाँ से इंटर कर रहा है। कहता है बच्चा फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन द बल्क ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर में टोटल कितना चार्ज है ना बेटा। तो देखो इस सवाल में सोचने का तरीका तुम्हारा क्या होगा, तुम बेटा यूँ सोचोगे कि अगर इसमें करंट है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना, तो हम इस सिलेंडर से अगर फ्लक्स निकाल लें तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो पहले क्या करना चाहिए बताओ हम लोग को, हमें पहले बेटा इससे फ्लक्स निकालना चाहिए, है ना। तो देखो हमने क्या सोचा कि देख बेटा करंट हमारा आई जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, करंट डेंसिटी इनटू एरिया होता है ना, इसका मतलब जे कितना हो जाएगा बताओ, जे हो जाएगा आई बाई एरिया, है ना। तो देखो बच्चा जे हमारा, इसको आई कैपिटल कर लेते हैं, चलो जे हो गया हमारा आई बाई एरिया, है ना बच्चा। और करंट डेंसिटी क्या होता है बताओ, पता है ना, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इक्वल टू क्या होगा, जब सिग्मा इधर लाओगे तो 1 बाई सिग्मा हो जाएगा बेटा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनटू जे, तो हो जाएगा रो आई बाई ए, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पहुँच गए तुम, देखो मैं कलर कर रहा हूँ फेस को, देखना इस फेस पे आ गया तुम, है ना। तो बताओ इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो ऐसे ऐसे इंटर कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चलो इसको E1 बोल दिया मैंने, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पुट करो x इक्वल टू 0, यहाँ पुट करके रो की जगह पुट कर लो, ये हो जाएगा रो नॉट आई बाई एरिया, ठीक है। और अब चलो अब मैं कहूँ बेटा इसको अगर हम कलर कर दें, इसको मैं कलर कर दूं, इसको मैं कलर कर दूं अगर, तो क्या कहोगे एट एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। तो बताओ E2 कितना हो जाएगा फील्ड, पुट कर लो उसमें, ये हो जाएगा रो नॉट इंटू 1 प्लस 1 इंटू आई बाई एरिया, इसका मतलब हो गया बच्चा ये 2 रो नॉट आई बाई एरिया, ठीक है। अब जो निकालते हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या कहोगे, कहोगे नेट फ्लक्स इक्वल टू, नेट फ्लक्स इक्वल टू जो फाई होगा बच्चा, है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सन नॉट। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, फ्लक्स इनटू एप्सन नॉट। देखो बच्चा E1 वाला फील्ड जो है
E1 वाला फील्ड हमारा क्या था, इंटर करने वाला, तो पता है तुम लोग को ना, इंटर करने वाला फील्ड बेटा का पॉजिटिव होता है फ्लक्स, नेगेटिव होता है फ्लक्स, और बाहर निकलने वाले का पॉजिटिव होता है फ्लक्स। तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा माइनस E1A और प्लस E2A, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इंटू A, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रो नॉट आई, है ना बेटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना एप्सिलॉन नॉट से, यहाँ भी हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो रो नॉट आई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और चलो आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। देखो 28 का था फाइंड करेंट आई shown in the figure circuit if all the batteries are ideal, सारे बैटरी आइडियल है बच्चा, है ना, हमें निकालना है करंट आई। ठीक, चलो देखना ध्यान से, देखो बेटा जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे सेल हैं बच्चा, है ना, इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे सेल हैं, है ना, तो देख बच्चा इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कि देखो कि पॉइंट पोटेंशियल मेथड इस्तेमाल कर लें हम लोग, है ना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना बेटा। तो चलो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल अपनी मर्ज़ी से 0 मान लो, है ना, ठीक है, चलो मैंने 0 यहाँ मान लिया, है ना बेटा, यहाँ मैंने मान लिया 0 वोल्ट, ठीक है, या चलो यहाँ मान लेते हैं 0। तो देखो बेटा अगर ये 0 वोल्ट हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 वोल्ट, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 वोल्ट, है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं कहूँ कि यहाँ तुमने अगर 0 माना है, चलो यहाँ का पोटेंशियल V मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V + 7, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V + 14, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V + 21, है ना, ठीक है। इसका मतलब देखो जिस वाले में जितना करंट आ रहा है, इधर वाले रेजिस्टेंस को देखो, अगर इधर वाले रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 21 वोल्ट, है ना, इस वाले में हुआ डिफरेंस हमारा कितना हुआ 21 वोल्ट, है ना, सॉरी V वोल्ट, और यहाँ भी कितना डिफरेंस है V वोल्ट, है ना। तो देखो बच्चा अगर मैं कहूँ करंट, इसमें आ जाओ करंट, इसमें कितना कहोगे, इसमें कहोगे V/3 कहोगे ना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ V + 7 है और ये हमारा 0 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V + 7, इसका मतलब V + 7 डिवाइड बाई कितना होना चाहिए 3, है ना। तो देखो ये V/3 ये हो गया V + 7/3, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा दिखेगा तुमको। देखो बच्चा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो गया V + 3 और प्लस V + 3 + 7, तो कितना हो जाएगा 2V + 7 डिवाइड बाई 3, है ना बेटा। वही करंट यहाँ भी आएगा, है ना। अब देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ फिर से हो जाएगा हमारा V/3, पोटेंशियल डिफरेंस देखो ऊपर नीचे कितना है V, तो यहाँ करंट हमारा क्या आएगा, ये आएगा ना V/3, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, फिर कहोगे डिफरेंस इन दोनों V + 7 का है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा V + 7/3, है ना। अब देखो ये दोनों यहाँ ऐड हो जाएंगे ना, बोलो V + 7/3 यहाँ से हुआ, ये आया हमारा 2V + 7/3 यहाँ से आया बच्चा, इधर से करंट कितना आया था 2V + 7/3, है ना, यहाँ से आया था करंट, ठीक है ना बच्चा। ये भी हमारा क्या हो गया +E/3, ये भी हो गया +E/3 + 7, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना हो जाएगा बोलो, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 2V + 2V, ये हो जाएगा बच्चा 4V + 14 डिवाइड बाई 3, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी क्या हो जाएगा V/7, है ना, ये भी हो जाएगा हमारा V/7, ये भी तुम कहोगे V + 7/3, ठीक है। तो फिर देखो इस वाले में जो करंट हमारा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × V + 21 डिवाइड बाई 3, ठीक है बच्चा। अब देखो ये जो करंट है, अब यहाँ देखो ऊपर हमारा इतना था V + 21 था बच्चा, नीचे हमारा 21 था, इसका मतलब यहाँ से करंट कितना आना चाहिए, यहाँ से करंट हमारा कितना आना चाहिए, ये करंट हमारा चाहिए कितना V/3, ठीक है। तो अब देखो जो करंट यहाँ से आ रहा है, जो करंट यहाँ से जा रहा है ना, ये दोनों करंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, क्या दिख रहा है अपोजिट,
और वायर सेम है ना, इसका मतलब क्या हो गया -v/3, मतलब ये उल्टा होगा और इस वाले के बराबर होगा, इसका मतलब इक्वल टू 3v/3 और ये +7, ठीक है। तो 3 कैंसिल कर दो, 3 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा -4v = 7, इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया -7/4, ठीक है। ये हमारा हो गया -7/4। तो अगर ये -7/4 हो गया है ना, एक मिनट, देखो बच्चा गलती हुई है हमारी यहाँ पे, देखो 2v + 7 और ये 4v + 14 है ना, तो ये हमारा क्या होना चाहिए था 6v + 21 है ना, और ये 6v + 21 और ये v/3 का उल्टा होगा, मतलब यहाँ होगा ये 6v और ये हो जाएगा बच्चा 21 है ना। तो ये हमारा गलत है, ठीक किया जाए इसको। अच्छा हटाओ, तो हो जाएगा बच्चा, देखो ये हो जाएगा हमारा -7v = 21, इसका मतलब v = -3 वोल्ट है ना बेटा। तो v -3 वोल्ट हो गया, इसको पुट कर लो तो करंट हमारा जाएगा बेटा 1 एम्पियर, ठीक है। आ जाए बच्चा अब अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फ्रॉम व्हाट हाइट, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट h in meters must the system be released when spring is in natural length, है ना बच्चा, as shown in the figure, so that after perfectly inelastic collision E = 0, block of block B with ground B may be lifted off from the ground, ठीक है। कहता है B हमारा ग्राउंड से लिफ्ट होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो देखो बच्चा ध्यान देना, चलो मैं इस डायग्राम को आगे एक्सटेंड करके बताऊँगा। होने क्या वाला है, ये आया टकराया, देखो बेटा B यहाँ पे टकराया है ना, तो BH नीचे आया, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक भी उतना ही नीचे आएगा बच्चा, है ना, ठीक है। और अभी तक देखो हमारा स्प्रिंग क्या रहेगा, नेचुरल लेंथ में रहेगा, है ना। ये तो टकराएगा बेटा और चिपक जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो हमारी है, कि जो v1 है वो कितना होना चाहिए बताओ, v1 हमारा होना चाहिए बच्चा √2gh, क्योंकि h नीचे आया है ना। अब देखो यहाँ से कॉम्प्रेस करेगा, यहाँ से कॉम्प्रेस करके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, ये बोलो कहीं ना कहीं इसमें रुकेगा ना, बोलो इसकी वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, बोलो है ना बेटा। अब सोचो यहाँ से आ करके है ना, फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। वापस आ करके जब हम करेगा तो फिर जब यहाँ पहुँचेगा बेटा, है ना, देखो एनर्जी हमारी पूरी कंजर्व है ना। एनर्जी अगर पूरी कंजर्व है तो अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v1 ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है ना बेटा। अब देखो अब तक स्प्रिंग हमारा था कंप्रेस्ड, देखो ये था नेचुरल लेंथ, अब तक था कंप्रेस्ड। अब यहाँ से स्प्रिंग जब ऊपर जाएगा तब जाके इलोंगेट होगा, तब जाकर इसको खींचेगा नीचे वाले को ना। तो देखो बच्चा हम क्या चाहते हैं कि ये जो मास हमारा है ना, और ये वाला मास जो है इस वाले से, मतलब तुम कंफ्यूज नहीं कर जाओ इस चीज़ से, यूँ सिंपल सोचो, ये वाला मास इस लेवल के मुकाबले में कम से कम इतना ऊंचा उड़ जाए, है ना, कम से कम ये इतना ऊंचा उड़ जाए, मान लेते हैं x, है ना बेटा, ताकि जब ये ऊपर से खींचे फोर्स kx से और इसका mg फोर्स रोके, है ना, तो mg इसको खींच ले, mg खींच लेगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का नॉर्मल 0 कर दोगे, तो यहाँ का नॉर्मल तुम 0 कर दोगे बच्चा, इसका मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो kx बराबर mg हो जाए, इसका मतलब x = mg/k हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर यहाँ से उड़ जाएगा, और ऊपर वाला मास जो हमारा a वाला मास था, है ना बेटा, इस a वाले मास को इससे आगे और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे तुम 0 कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है, कि हमें ये v1 बस इतना ही चाहिए बच्चा, ये वाला v1 की वैल्यू हमें इतनी ही चाहिए कि मास दबे वापस आए और यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो अब यहाँ तुम एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, कहाँ से, तो कहोगे ये लेवल हमारा है बच्चा इनिशियल, है ना, और ये हमारा लेवल है फाइनल, इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं।
ठीक है। एकदम यहाँ से कंजर्व मत करना, क्योंकि यहाँ के बाद कॉलिजन होगा ना बच्चा, इस कॉलिजन में एनर्जी लॉस होगी, तो यहाँ से मत करना, तुम कहाँ से करना, इस वाले स्टेज से ही स्टार्ट करना है ना। इसको मानना है इनिशियल और लास्ट वाले डायग्राम को मानना है बेटा फाइनल। तो देखो क्या कहोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखता हूँ बेटा मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से देखो वहाँ चला गया तो ऊपर चला गया ना, तो माइनस एम जी इंटू एक्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जीरो, है ना, इनिशियल हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, सबका माइनस कैंसिल कर लो, सबका माइनस कैंसिल कर लो, है ना, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर कितना हो गया 2gh इज़ इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ हो जाएगा m इंटू जी इंटू एक्स, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, फिर हो गया प्लस, है ना, ये भी हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के स्क्वायर, देखिए कट जाएगा एक, तो हो जाएगा हमारा 3/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, है ना। देखो क्या हो गया हमारा, अब हो गया हमारा यहाँ से देखो m ये इस इक्वेशन में, और फाइनली बॉटम में देखो हमारा क्या कैंसिल हो सकता है, m कैंसिल हो सकता है ना, एक g कैंसिल हो सकता है और 2 कैंसिल हो सकता है यहाँ से, है ना, तो क्या आ गया हमारा, देखो h इक्वल टू कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया बच्चा 3mg/2k, है ना। अब वैल्यूज पुट की जाए तो मास हमारा कितना दिया हुआ था, मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ए का मास देखो पुट करना है मुझे 2 किलोग्राम, के है 40, चलो पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू एम इंटू जे डिवाइड बाई 2 इंटू के का वैल्यू था बेटा 40, है ना, के था हमारा 40, ठीक है, तो कितना हो गया 2 कट गया, है ना, ये 0 कट गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/4 मीटर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर तो ये दिया है बेटा h, ढूंढो कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, v1 हमारा ठीक है √2gh ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, ठीक है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी ठीक है, तो कितना हो गया माइनस एम जी एक्स, यहाँ से चला गया ऊपर, ठीक है, हमारा स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फार्मूला हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस जी 0 चाहिए माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो हाफ एम इंटू वी वन नहीं, वी वन की वैल्यू क्या थी बेटा √2gh, ये पुट कर लिया हमने, ये हो गया 2gh इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, फिर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k, ये भी ठीक है ना, तो 1 प्लस एक गड़बड़ हो गया ना बेटा, देखो क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग के एक्स इक्वल टू एम जी किए थे तो ये बी का मास होना चाहिए था ना, बोलो, तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ क्या किए हैं, एक्स इक्वल टू एम जी बाई के को मास ऑफ बी का जी होना चाहिए था, है ना, वही हम लोग पुट कर दिए, वही हमारी मिस्टेक हो गई, है ना। चलो सही करते हैं इसको, चलो इसको सही किया जाए, ठीक है बेटा, इसको सही किया जाए, गलती क्या थी बेटा हमारा, अब एक्स का वैल्यू पहले यही निकाल लो तो सॉल्व करने में आगे आसानी होगी, है ना। क्या होगी बेटा, एम हमारा था कितना 4 किलोग्राम, जी 10 और के हमारा 40, तो इक्वल टू हो गया 1, और ये जो मास था बच्चे तो हम ए के लिए इस्तेमाल किए थे ना, तो चलो माइनस ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 1, फिर प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू के हो गया बच्चा 40, और x का स्क्वायर हो गया -1, दैट इज़ इक्वल टू माइनस इंटू हाफ इंटू 2 इंटू वी वन स्क्वायर, ये हो गया बच्चा 2gh, तो 2 कट गया, है ना, तो कितना हो गया बेटा, देखो तो ये हमारा आ गया
माइनस में कैंसिल कर लो, तो ये हो गया बच्चा 20H, है ना। 20H इक्वल टू कितना हो गया, देखो इधर 20H इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा बच्चा 20 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा बच्चा 40। इसका मतलब H इक्वल टू आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कहता है बच्चा स्मॉल होल इज मेड एट द base of a ball filled with water. It is found that the rate of decrease of water level in the bowl remains constant with time. Assuming the origin of coordinate system to be at the hole of the ball, equation of profile will be। ठीक है, कहता है बेटा होल से जो निकलने का जो रेट है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल, ये हमारा होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब dy/dt होना चाहिए कांस्टेंट, है ना बेटा। चलो मान लेते हैं, प्रोफाइल पता है ना हमको। चलो अभी मान लिया जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, है ना। तो देखो बच्चा अगर ये x, y है ना, इसका मतलब यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है अभी, है ना, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए √2g/y। ठीक है बेटा, अगर x है इसका मतलब इसका जो अगर हम एरिया बोलें, है ना, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, क्या है हमारा ये हमारा होना चाहिए πx² एरिया, है ना, बोलो। ठीक है, और देखो इसके नीचे आने का जो रेट है इसको मान लिया जाए कैपिटल V, इसको नीचे आने का मान लो रेट कैपिटल V स्पीड है ना। तो इसका एरिया मान लो बच्चा स्मॉल a, तो क्या कहोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल V, है ना बेटा। तो कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल v बाई कैपिटल A। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से जो वॉल्यूम के हाइट के कम होने का रेट है ना, जिसके बारे में कहा गया था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल, है ना बेटा, यही ना हमारा भी है, क्या कहेंगे, यही तो हमारा है, माइनस ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल, यही ना हमारा हो गया V। ठीक है, यही हमारा क्या है, माइनस dy/dt, है ना, इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू ये हो गया हमारा √2g/y डिवाइड बाई ये क्या होना चाहिए कैपिटल A, ये होना चाहिए πx²। अब देखो बेटा ये वाली चीज़ हमें कहा गया है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, पाई तो है ही कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया बोलो कि ऊपर का कांस्टेंट √y, नीचे x², ये होना चाहिए कोई ना कोई कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा y इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x का पावर 4 होना चाहिए, है ना। अब ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। कहता है ए कंटेनर हैव 2 इमिसिबल लिक्विड विच फॉर्म लेयर्स ओवर ईच अदर। ठीक है बच्चा, द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड डेप्थ 12। ठीक है, लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ, ऊपर लेयर हमारा हो गया नहीं, लोअर लेयर का डेंसिटी 2 रो है, ऊपर वाले का डेंसिटी रो है बच्चा, और नीचे वाले की डेंसिटी 2 रो है। ठीक है, और नीचे वाले की लंबाई 12 है ना। लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड डेप्थ 12। ठीक, ए सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S लेंथ 12 इज प्लेस्ड इन लिक्विड with length vertical such that half of its volume in either liquid। ठीक है, what force must be applied on the upper and the lower cylinder of the cylinder? What force will be applied by the upper and the lower liquid on the cylinder? Neglect atmospheric pressure। ठीक है बच्चा, देखो कहता है कि इस सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे है ना कितना फोर्स लगेगा, है ना बच्चा, लिक्विड के द्वारा, है ना बेटा, और नीचे वाले पे कितना लगेगा। चलो इसकी बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात तो करनी नहीं है हमको, तो यहाँ लिक्विड का डेंसिटी था बेटा रो, ऊपर L, तो कितना हो गया प्रेशर, ये हो गया ρgL, है ना, और इनटू इसका एरिया हमारा क्या माना जाए, क्या दिया था एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया S। ठीक है बच्चा, तो इनटू S बोल बेटा, है ना। और अब चलो नीचे वाले की बात करें, देखो बेटा जो नीचे का जो हमारा एरिया है ना, इस वाले पे भी क्या कहोगे, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्रेशर, तो क्या कहोगे, ऊपर वाले का हो गया प्रेशर यहाँ तक,
यहाँ तो कितना हो गया, रो इंटू जी इंटू 2L प्लस इसका भी ऐड करोगे ना, तो यहाँ डेंसिटी ही 2 रो है बेटा, तो प्लस कितना करना पड़ेगा हमको, ये L लंबाई है तो 2 रो जी एल, इसका मतलब क्या हो गया 4 रो जी एल, है ना। तो प्रेशर हो गया बच्चा 4 रो जी एल इंटू एरिया हो गया S। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा बेटा प्रेशर इंटू एरिया, नीचे वाले पे ऊपर की तरफ लगेगा ना। लिक्विड क्या करता है, जब भी कोई सरफेस को टच करता है बेटा तो धकेलता है उसको, है ना। तो ऊपर का लिक्विड जो है वो धकेलेगा नीचे की तरफ और नीचे वाला धकेलेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी वाले में देखो रो जी एल एस डाउनवर्ड ये सही है ना, और ये वाला अपवर्ड ये भी सही है ना। तो बाकी सब गलत है, ठीक है। सिंपल सवाल था बेटा एकदम ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 31। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 कहता है कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड, कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड, कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया गया इनटू द वाटर लेवल, वाटर kept in a beaker, height of water level in the beaker and the inside the capillary tube is shown in the figure। अब कहता है y axis is placed along the capillary with origin at the base of the beaker, ठीक है। which of the following graph correctly represent variation of pressure along y axis, y axis में प्रेशर का वेरिएशन बताना है हम लोग को, ठीक है बच्चा, इन सारे ग्राफ में, है ना। ठीक है, वाई एक्सिस प्रेशर का बताना है वेरिएशन। देखो बेटा इतना ध्यान से, इस वाले पॉइंट ओपन सरफेस ना, तो ओपन सरफेस के पास क्या होता है प्रेशर, पी नॉट होता है। अब बोलो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, तो फिर कहोगे यहाँ भी होना चाहिए पी नॉट, यहाँ क्या होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए पी नॉट, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से अगर जाओगे तुम नीचे की तरफ, यहाँ से अगर जाओगे नीचे की तरफ तो प्रेशर रो जी एच से वेरी करेगा। तो इधर का प्रेशर क्या होगा, तो कहोगे पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ क्या कहोगे, फिर कहोगे पी नॉट माइनस रो जी एच, है ना। अब शायद तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो हमारा ओपन सरफेस है, ये जो हमारा ओपन सरफेस है, ठीक है, इसका प्रेशर भी होना चाहिए पी नॉट, क्योंकि ऊपर हवा है। यही गलत हो जाओगे बच्चा, क्योंकि यहाँ का लिक्विड सरफेस ऐसा बनता है बेटा, है ना। तो इसके जस्ट जो ऊपर की हवा है उसकी प्रेशर पी नॉट होगी, लेकिन जस्ट नीचे वाला पॉइंट पे प्रेशर होगा पी नॉट माइनस 2s/2s/r। इस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, है ना बेटा। अब यहाँ प्रेशर सरफेस के जस्ट नीचे प्रेशर कम हो गया, अब नीचे आते हो तो बढ़ते 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 फिर यहाँ तक प्रेशर होता है कितना, एटमॉस्फेरिक, है ना। तो देखो दोनों तरफ क्या दिख रहा है बेटा, कि वेरिएशन कैसा है, हाइट के साथ लीनियर है ना। तो लीनियर वेरिएशन का ढूंढ लो ऑप्शन। ये गलत है, ये दिखा रहा है कांस्टेंट, ये भी गलत है, ये भी दिखा रहा है कांस्टेंट, ये भी दिखा रहा है कांस्टेंट, है ना। हमारा सही आंसर कौन सा है बच्चा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है बेटा एक इंसुलेटिंग रॉड है मास m का, जो हैंग कर रहा है फ्रिक्शनलेस हिंज से फ्रॉम वन एंड, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q मास m इज अटैच्ड रिजिडली टू द अदर एंड ऑफ द रॉड, द रॉड इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज्ड, गिवन q इज, ठीक है बेटा, हल्का सा ऑसिलेट कराया और छोड़ दिया, ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चा m मास का एक रॉड हो गया, लटका हुआ है ना, इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है नीचे में, ये चार्ज क्यू का भी मास m है और ये भी मास m है ना। इसका मतलब टोटल मास 2m हो गया, है ना। हल्का से इसको ऑसिलेट करा दिया। अब कहता है इफ चार्ज क्यू इज फिक्स टू द हिंज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन विल बी। तो देखो बेटा चार्ज तो है लेकिन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा नहीं, है ना। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा नहीं है तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का सोचो, पहले तुम सोचो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना बेटा। तो देखो मैं लिखता हूँ, चलो ये लिखता हूँ नीचे में। अगर सोचें बेटा हम लोग बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, तो यही करूँ क्या, यही करते हैं, चलो हटाओ। देखो अगर कहें बेटा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज का यूज ही नहीं है ना। और ये फिजिकल पेंडुलम है ना बेटा, तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π√I/mg × RCM, है ना। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे इसको, √mg/RCM, है ना बेटा। देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है ना बेटा, और ये मिड पॉइंट यहाँ,
तो अब देखो दोनों का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी, ये L/4। तो ऊपर से कितना हो गया, L/2 प्लस L/4, ये हो जाएगा बेटा 3L/4, है ना, डिवाइड बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो और अकेला रोड का कितना होगा, अकेले रोड का होगा ml²/3, अकेले रोड का ml²/3, और पॉइंट मास ऐड करोगे ना तो प्लस ml²। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये लिख दे रहा हूँ, देखो ये देखो 3/4 ऊपर है ना, और नीचे 4/3 आएगा, तो 3/4 बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो m कट जाएगा एक, है ना बेटा, m कट जाएगा, एक l कट जाएगा नीचे, तो स्क्वायर रूट बचेगा g/l। ठीक है ना, देखो तो mg, यहाँ mg 2m ना, मास टोटल क्या है बच्चा, 2m ना, मास टोटल कितना है सिस्टम का, 2m, तो हो जाएगा 2 बच जाएगा अंदर, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखो बी कहता है चार्ज इज फिक्स्ड, माइनस चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स्ड द हिंज। अगर एक चार्ज माइनस क्यू को फिक्स कर दें, है ना बेटा, अगर माइनस क्यू को यहाँ फिक्स कर दोगे, किस वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट, देखो तो माइनस क्यू वाले पॉइंट फिक्स कर दिया। अब तुम सोच के दे बताओ, फिजिकल पेंडुलम में जो ऑसिलेशन होता है बेटा, ये टॉर्क वाला होता है ना। ठीक है, तो अब देखो बेटा माइनस क्यू यहाँ फिक्स करोगे तो हमेशा जो इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा लगेगा रेडियल, है ना, चाहे कहीं भी रॉड हो। तो इस फोर्स का बेटा कभी टॉर्क बनेगा ही नहीं, जब टॉर्क बनेगा ही नहीं तो भी हमारा इतना आंसर सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ही टॉर्क बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारा बी क्या कहता है बेटा, कि अगर ये कर लिया जाए तो क्या होगा, इफ़ माइनस क्यू इज फिक्स टू द हिंज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। ठीक है बच्चा, है ना, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 8π/3 इंटू स्क्वायर रूट L/2g। अच्छे से देख बेटा, तो महसूस कर रहा है कि वही चीज़ है ना। देखो लिखता हूँ इसको मैं, क्या था हमारा, बोलो, 3/4 स्क्वायर रूट 2g/L था तुम्हारा, इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना बेटा, सॉरी। ठीक है ना, अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अरे सर तो टाइम पीरियड है बेटा, रुको निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। ओमेगा निकाला था ना हम लोगों ने ना, पहले हम लोगों ने निकाला था बेटा ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देख लो, 2π/ω करो, क्या हो जाएगा बोलो। ठीक है, देख लो सेम आ गया ना आंसर, फर्क ही नहीं पड़ा चार्ज से। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड mg/q इज स्विच्ड ऑन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब फर्क पड़ेगा, है ना। देखो बच्चा अब क्या कहता है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दोगे, mg/q इज स्विच्ड ऑन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब ये हो जाएगी। देखते हैं बच्चा, तो देखो अब हमारा इस रॉड की बात करें, तो ये हमारा रॉड था ना बेटा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा, बहुत हल्का एंगल, है ना, हल्का सा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, मान लो एंगल थीटा। तो देख बेटे यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग ही रहा है, लग रहा है ना, यहाँ से भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग ही रहा है। अब इस पर एक और फोर्स लग जाएगा नीचे, क्या लगेगा, देख लो कितना है, mg/q, mg मतलब QE = mg, तो एक और फोर्स लग गया mg, है ना। अब देखो इस वाले पॉइंट के अबाउट इन सब फोर्सेस का टॉर्क कितना बनेगा, तो mg का इस वाले को कितना टॉर्क लिखोगे, mg × L/2 sin थीटा, है ना बेटा, और इस वाले का ये हो जाएगा प्लस 2mg होगा ना फोर्स वहाँ, देखो इंटू L sin थीटा, बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -I∝। क्यों ऐसा बोलोगे, तो बेटा याद रखना, जिस डायरेक्शन में थीटा लेते हो ना, उसी डायरेक्शन में अल्फ़ा मानते हैं हम लोग हमेशा, है ना बेटा। तो टॉर्क और अल्फ़ा का देखो डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, तो अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, तो कहोगे माइनस ऑफ ऊपर कितना हो गया, 2 + हाफ, 2 + हाफ कितना होता है बच्चा, 5/2, 5/2 mg/L sin थीटा, है ना, डिवाइड बाई आई कितना निकाला तुमने था, ऊपर से चेक कर लेना, ऊपर आई टोटल आया था बेटा ml²/3। ठीक है, तो हमारा m कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ हो जाएगा 15/8 g/L इंटू साइन थीटा, है ना बेटा। अगर स्मॉल एंगल कहें तो ऐसे ही मानते हैं ना हमेशा हम लोग,
तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू -15/8 g/l इंटू थीटा, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा एस वाई थीटा फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो कितना हो गया ओमेगा, देखो स्क्वायर रूट 15/8 g/l, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 2π/ओमेगा, इसका मतलब 2π स्क्वायर रूट L/8L/15, देखो तो सही है क्या, जो 2 बाहर निकाल लेंगे तो 4 सही है बेटा फिर तो, है ना। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहला वाला है, सी वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, सी वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कितना था एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा 15 g/8 है। सी में क्या कहता है, ये कहता है 3/2 स्क्वायर रूट g/l, नहीं बच्चा है तो गड़बड़ है फिर तो, है ना, ये गड़बड़ है बच्चा, है ना। 2 यहाँ से बाहर निकालोगे, 2 यहाँ से बाहर निकालोगे बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 4π स्क्वायर रूट 2l/15g, है ना। इसका मतलब आंसर इसका गड़बड़ है, इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ए, बी और डी होगा, ठीक है, ओके। चलो बच्चा आगे बढ़े। देखो बच्चा 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा दो स्मूथ फेयर हैं ए और बी, एक का मास 4 किलोग्राम, एक का 8 किलोग्राम, है ना। एक मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, एक मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में अलॉन्ग द सेम लाइन। इफ़ ए रिबाउंड्स ऑन इट्स पाथ विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा। देखो बच्चा सवाल कहता है, बहुत सिंपल सवाल ही तो है बच्चा। देखो एक हमारा ये बॉल है ना, कॉलिजन के जस्ट पहले ये बॉल 4 kg मास का ये इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, है ना। दूसरा एक बॉल ये हमारा 8 kg का, ये हमारा इधर आ रहा है, ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। कॉलिजन हो गया इनमें। कॉलिजन के बाद क्या हुआ, ये 4 kg मास रिबाउंड कर गया पाथ में 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना बेटा। तो इस 8 kg का भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा भी, है ना। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए तो क्या होगा। पहले कितना मोमेंटम बच्चा, पहले था 9 × 4 माइनस अपोजिट डायरेक्शन था ना 8 × 3 इज इक्वल टू -1 × 4 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस 8 × v, ठीक है बच्चा। तो v कितना निकल गया हमारा, देखो तो ये हो गया 36 -24, यह हो गया 12 प्लस 4 16/8, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बी चलो चेक करते हैं, ई क्या होता है, वी सेपरेशन, तो दूर जाने की वेलोसिटी, ये हो गया बच्चा v + 1 बटा पास आने की वेलोसिटी, ये हो जाएगा बच्चा 9 + 3, तो v + 1 हो गया 3/12 इक्वल टू 1/4, इसका मतलब बी भी हमारा सही है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस, है ना बेटा, तो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तुम इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हो और डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हो। क्या फार्मूला था हमारा, हाफ इंटू म्यू, म्यू होता है बेटा रिड्यूस्ड मास m1 m2/m1 + m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वी रिलेटिव का स्क्वायर कौन सा, कॉलिजन के पहले वाला, इंटू 1 - e², ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हाफ इंटू कितना हो जाएगा m1 m2/m1 + m2, 4 × 8 ये हो गया 32/4 + 8 ये हो गया 12 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चा 12 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/16 हासिल कर लो, है ना, ठीक है। अब ये हो गया हाफ इंटू 32 इंटू 12 इंटू 15/16, 16 2 कैंसिल हुआ 32, तो 12 × 15 12 5 60 और अच्छे 18 180 जूल का बच्चा लॉस हुआ है एनर्जी का। इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है ना। इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ए ऑन बी, एक दूसरे पे इम्पल्स, अब ये सी बात है बेटा दोनों का इम्पल्स बराबर ही होगा ना। इम्पल्स इक्वल टू किसी के लिए भी निकाल लो डेल्टा पी। चलो मैं सेकंड वाले के निकाल लेता हूँ, है ना बेटा। तो सेकंड वाले का मोमेंटम फाइनली क्या हो गया, तो कहेंगे इसका हो गया 8 × 4 माइनस ऑफ अपोजिट था डायरेक्शन में
3 इंटू 8, इसका मतलब हो गया बेटा 32 प्लस 24, दैट शुड बी इक्वल टू 56 होना चाहिए था, जबकि 24 दिया, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 35। कहता है बेटा ए डबल कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ टू मासेज स्मॉल एम कैपिटल एम connected by a massless string passing over a frictionless massless pulley. The entire apparatus rotates freely at constant angular speed omega about the vertical axis passing through center of pulley as shown. After the system comes in steady state, length on the either side of the system are small and capital L. Pick up the correct statement. ठीक है बच्चा, देखो दोनों के घूमने का हमारा ओमेगा सेम है, ये है बेटा कोनिकल पेंडुलम। ठीक है ना। तो देख बच्चा, कोनिकल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो होता है क्या, देखो t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ h बाई जी, है ना, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो बच्चा टाइम पीरियड का अगर ये फॉर्मूला है तो h देखो दोनों के लिए, इसका मतलब h बाई जी, अगर इस सवाल में कहता है हमारा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर h बाई जी, अभी हमारा अप्लाई हो पाएगा, अभी हमारा अप्लाई ये हो पाएगा क्या, अभी हमारा इसमें ओमेगा बराबर 2 पाई रूट ओवर h बाई जी होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ना। तो अभी भी हमारा ये अप्लाई तो होना चाहिए, है ना। ठीक है, अप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या कहोगे, हाइट अगर सेम हो गया तो L cos थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल l cos फाई, ये होना चाहिए, है ना बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ये होना चाहिए। अब देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारा नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सेम होना चाहिए, है ना। इस पे अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ से लगेगा टेंशन T, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से टेंशन T, है ना। देखो बेटा सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो फिर, अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, एक मिनट, देखो बच्चा इसी में अगर देखो तुम, है ना बेटा, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, ओमेगा बराबर स्क्वायर रूट जी बाई एच, है ना। ठीक है, तो अब देखो बेटा अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें, है ना, तो देखो इस चीज़ को एच जो हमारा एच क्या हमारा है, ये है ना। तो देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसमें कि क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें हो जाएगा हमारा h इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या है ना। जब कोई भी कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूमता है बेटा, है ना, इस हाइट को बोलते हैं h, जबकि रस्सी तो हमारी ये है, पार्टिकल तो ये है ना। तो जितने सर्कुलर मोशन के पाथ से जितना ऊपर वो लटकाया होगा वही होगा बच्चा हमारा h, है ना। तो देखो बेटा इसको अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन को पुट करो इसमें, तो पाओगे कि तुम्हारा b भी सही है और d भी सही है ना बेटा। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट पार्ट में अगर बाईं तरफ की बात करें तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बोलो, t cos थीटा, वो कैपिटल mg को बैलेंस करेगा, है ना बेटा। और जबकि दाईं तरफ में बात करो तो कहोगे t cos फाई जो होगा वो स्मॉल mg को बैलेंस करेगा, है ना। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ठीक है, और देखो बेटा इस वाले को और इस वाले को ध्यान से देखो, फर्स्ट और इस वाले को, है ना। इस वाले में देखो कैपिटल एम का रेशियो आ गया तुम्हारा यहाँ से, और इसको देखो फिर बेटा फर्स्ट ऑप्शन को देखो और इस चीज़ को देखो, है ना बेटा। तुम रियलाइज़ करोगे कि ये भी ऑप्शन सही है ना। समझे बात को, क्लियर है। चलो बच्चा आगे देखें, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, रेडियस 4r 6r 12r। ठीक है बच्चा, देखो सबसे अंदर वाले का रेडियस है बच्चा 4r,
ठीक है। उसके बाद हमारा बीच वाले का रेडियस है 6r, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद सबसे बाहर वाले का रेडियस है, ये हमारा बच्चा 12r। अब कहता है नो चार्ज, किसी पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अब चार्ज 3q हमने दिया सबसे बाहर वाले स्फीयर पे, सबसे बाहर वाले पे चार्ज दिया 3q, ठीक है। आफ्टर दिस द इनर एंड द आउटर मोस्ट सेल आर कनेक्टेड, सबसे अंदर वाला सबसे बाहर को जोड़ दिया है ना, और अंदर वाले को अर्थ कर दिया, ठीक है। तो कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत दिखना है ना बेटा। तो देखो देखो बच्चा, मान लिया जाए कि हमारा चार्ज यहाँ से इसको जोड़ दिया है ना बेटा, तो अंदर वाले में चार्ज आ गया x और इसमें आ गया चार्ज y। तो ऑब्वियस सी बात है 3q से तुमने अगर इन दोनों को जोड़ दिया है किसको, फिर देख लो एक बार, तुम यूँ सोचो, अगर तुमने 3q दिया था बेटा इसको और इस वाले को देखो अंदर वाले से तुमने जोड़ दिया, तो मान लो बाहर वाले से अगर x चला गया तो अंदर वाले पे x आ गया है ना, जो कि बीच वाला तो बेटा अर्थ से कनेक्टेड है, वो अर्थ को चार्ज ले भी सकता है, अर्थ से चार्ज दे भी सकता है। तो मान लो टोटल चार्ज इस पे आ गया y, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब कहोगे कि सबसे अंदर वाले सेल का और सबसे बाहर वाले सेल का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। चलो अंदर वाले सेल का लिखते हैं पोटेंशियल, तो कहेंगे kx/4r अपने खुद के चार्ज की वजह से प्लस y वाले की वजह से, इंटरनल पॉइंट है ना बेटा, इंटरनल पॉइंट पे हर जगह क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है ना बेटा। फिर प्लस सबसे बाहर वाले की वजह से, तो कहोगे 3q माइनस x डिवाइड बाई 12r है ना बेटा, इज़ इक्वल टू, अब सबसे बाहर वाला का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kx/12r प्लस y की वजह से ky/12r, फिर सबसे बाहर वाले का खुद की वजह से तो 3q माइनस x डिवाइड बाई 12r। तुम्हें दिख रहा होगा बच्चा, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया है ना, बाकी पॉइंट में से क्या करो, k/r सब में कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया, ये हो गया x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू x/12 प्लस y/12, सब में 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो सॉरी 2 कैंसिल होगा है ना, तो छोड़ो अभी कैंसिल नहीं करते हैं, पहले x को उधर से लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/12 माइनस 1/12 2/12 x/6 इक्वल टू, इधर भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस y/12। इसका मतलब हो गया बच्चा कि y इज इक्वल टू माइनस 2x। चलो एक इक्वेशन ये बन गया है ना बेटा। अब चलो, अब कहते हैं कि अंदर वाले का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, अंदर वाले का पोटेंशियल 0 कर दो। चलो अंदर वाले का 0 करते हैं बेटा, पोटेंशियल कितना लिखेंगे, अंदर वाले का पोटेंशियल सबसे अंदर वाले की वजह से तो kx/4r है ना बेटा, अपने खुद की चार्ज की वजह से ky/6 होगा ना बेटा, ये होगा बच्चा 6r है ना, फिर प्लस अपने खुद की चार्ज की वजह से ky हो जाएगा बच्चा 6r प्लस बाहर वाले की वजह से k3q माइनस x डिवाइड बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 12r है ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थ कर दिया था उसको। अब सब को 12r से मल्टीप्लाई कर लो और k कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 2y प्लस 3q माइनस x इक्वल टू 0। अब इसको इसमें पुट कर लो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस x बचेगा x, 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा माइनस 4x प्लस 3q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा q है ना बच्चा, है ना। तो लिखा है पहला देखो, चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, हमारा q आ रहा है, ये दिया है माइनस q, तो ये गलत है ना बेटा। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था बेटा इनकरेक्ट ऑप्शंस है ना। तो चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मिडिल सेल, सॉरी हमें निकालना था इनर सरफेस ऑफ द मिडिल सेल ना बेटा। एक्स हमारा आ गया कितना, बोलो q, तो बोलो y कितना आया होगा, y आया होगा -2q है ना बेटा। अब सारे सरफेस पे चार्ज अरेंज कर दिया जाए, तो देखो सेल्स बना लिए जाएँ, पता है ना इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, आमने सामने के सरफेस पे चार्ज होते हैं इक्वल अपोजिट है ना। तो देखो अंदर पे कोई चार्ज था नहीं, तो ये 0, बाकी चार्ज कहाँ चला आएगा ऊपर, तो कितना था ये q, ठीक है बेटा।
अब यहाँ क्यू तो आमने सामने का सरफेस माइनस क्यू, इन दोनों का मिला के चार्ज होना चाहिए था वाई -2q, तो फिर यहाँ भी हो गया हमारा -q, ये -q हो गया तो फिर ये होना चाहिए +q, है ना। लेकिन अब कितना बोलोगे, टोटल चार्ज कितना इस पे है, टोटल चार्ज था 3q - x, तो 3q - x मतलब 2q, है ना। तो 2q में q तो यहीं आ गया तो +q बाहर होगा। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढो। अब देखो बच्चा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन कहता है इनर सरफेस से -q आएगा, है ना। इनर सरफेस ऑफ द मिडिल सेल -q आएगा, तो सही है। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम में कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, छोड़ो पहले बाकी देख लिया जाए। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर सेल 2q है, गलत है। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, अब बी और डी को चेक करने के लिए कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बी और डी को निकालने के लिए कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देख बच्चा, जो अंदर वाला पार्ट है इसको मैंने 1 मान लिया कैपेसिटर, और जो इन दोनों के बीच है उसको 2 मान लिया, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चा, महसूस करो कि इसके बाहर भी एक बनेगा कैपेसिटेंस, इस बात को फील करो। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वहाँ वहाँ कैपेसिटेंस बनता है। तो देखो तुम इन दोनों के बीच में है ना बेटा फील्ड, इसलिए पहला कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में फील्ड होगा, ये भी हमारा दूसरा कैपेसिटर, है ना बेटा, और +q, और ये हमारा ये तीसरा कैपेसिटर, 3 बने कैपेसिटर। तो C1 हमारा कितना हो गया, C1 हो गया 4 पाई एप्सन नॉट स्फेरिकल, 4 पाई एप्सन नॉट AB अपॉन B माइनस ए। AB कितना हो गया, तो एक 4 और एक 6, तो 24r², है बेटा, डिवाइडेड बाई 6r - 4r, ये हो गया 2r। इसका मतलब हो गया बच्चा ये 2 2, तो हो गया 48 पाई एप्सन नॉट r। ठीक है, अब C2 निकालते हैं। C2 हमारा क्या हो जाएगा, C2 हमारा हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सन नॉट इंटू, एक था 12 एक था 6, तो 12 छक्का 72, है ना, डिवाइड बाई 12 - 6, ये हो गया बेटा 6r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 से कटेगा तो 12, 12 चौके 48, ये भी सेम ही आ रहा है बच्चा, 48 पाई एप्सन नॉट r, है ना। लास्ट वाला है C3, C3 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सन नॉट r, r कितना था उसका रेडियस, ये तो 12r, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 48 पाई एप्सन नॉट r। ठीक है बच्चा, है ना। सबका कैपेसिटेंस सेम बेटा। अब देखो सबका हमारा चार्ज का पेयर भी सेम होगा, ये और इन्फिनिटी पे -q बोलोगे ना, तो सबके चार्ज के पेयर के कैपेसिटेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, इसका मतलब क्या है वो बोलो, चार्ज भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है ना बेटा। और कैसे कनेक्शन देखो, फर्स्ट कैपेसिटर का 0q, है ना, सॉरी q - q, दूसरा क्या है -q और +q, इसका मतलब फर्स्ट प्लेट, पहले का फर्स्ट प्लेट, दूसरे का सेकेंड प्लेट, है ना बेटा। इन दोनों का देखो जुड़ा आपस में क्या है, माइनस माइनस, क्या जुड़ा है प्लस प्लस, है ना। देखो अगर सीरीज़ में होता है तो क्या होता है, ऐसे ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जुड़ता है ना बीच में, देखो। अब होता है पैरेलल में, कैसे करते हो, ऐसे करते हो तुम। अब क्या होता है इसमें, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, क्या जुड़ा है देखो आपस में, प्लस प्लस, इसका मतलब सारा बेटा पैरेलल में है ना। जब सब हो जाएगा पैरेलल में तो हो जाएगा C1 + C2 + C3, है ना बेटा। इसका मतलब तुम्हारा B वाला भी गलत हो गया बच्चा, है ना, और D वाला भी गलत हो गया। आंसर इसका B C D। अब चलो आते हैं 37 में। कहता है 4 मासेस हैं, मास m का, ईच आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है बच्चा, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस L है, पॉइंट O जो हमारा है वह इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 4 मासेस, सारे मास से O इक्वी डिस्टेंस पे है, देन क्या होगा। ठीक, पहला कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फ्रॉम द अदर मास। टेट्राहेड्रन है बेटा, थोड़ा 3 डायमेंशन डायग्राम है। ठीक है, देखो स्पेस चाहिए इसके लिए। देखो बच्चा, टेट्राहेड्रन कैसा होगा, 3 मास से बनेंगे बच्चा ट्रायंगल, ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल। देखो यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये हमारा हो गया बेटा ट्रायंगल, बेस का ट्रायंगल, है ना। अब एक ऊपर का ट्रायंगल, ऊपर का एक पॉइंट है ना, O
सॉरी ओ नहीं, अब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो। ठीक है बेटा, है ना, ये बन गया टेट्राहेड्रल। सबका मास बराबर, हर दो बीच का लेंथ L। वो जो हमारा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट मासेस, है ना बेटा, सारे चार मास से वो वाला पॉइंट हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब सेंट्रॉयड है, इसका मतलब ये सेंट्रॉयड है ना। जैसे कहोगे यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो तो इसके सेंट्रॉयड मिलेगा नीचे पे, है ना बेटा। लेकिन ये हमारा है इक्वी डिस्टेंस ओ पॉइंट। ठीक है, अब कहता है क्या, then force acting on any mass due to gravitational attraction from other three masses, है ना बेटा। थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, किसी एक पे निकालना है सबका फोर्स, है ना बेटा। तो देखो अगर मैं इस वाले एंगल को हिटा मान लूँ, है ना बेटा, ठीक है, तो सारे का भी एंगल सेम ही होगा बेटा। 3 डायमेंशन डायग्राम है ना ये। तो देखो अगर यहाँ से कहोगे बेटा इसके सेंट्रॉयड, तो इसको यहाँ से अगर तुम ज्वाइन करो, होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये होता है बच्चा a/√3 होता है ना। ठीक, तो देखो इस ट्रायंगल में ये हमारा L, सॉरी L होता है, इसको L कहा गया है, इसको मैं A कर रहा हूँ ना, उसको L कहा गया है, L/√3 और ये L। तो अब देखो बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहोगे, sin थीटा इक्वल टू L/√3 डिवाइड बाई L, तो हो गया बेटा 1/√3। इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल जानते हो तुम, 1 माइनस cos स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो किसी एक जोड़े को पकड़ो, तो इस जोड़े की वजह से ऐसे लगेगा बेटा फोर्स, है ना। तो एक का फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू हो गया G(m²/L²), है ना। तो अब देखो इन तीनों का जो फोर्स लगेगा बेटा, इसका भी लगेगा फोर्स, इसका ही फोर्स लगेगा। ये तुमने कहा था ना कि सब का वर्टिकल से बराबर एंगल होगा बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 3F cos थीटा। ठीक है, तो हो गया 3 इंटू Gm²/L², cos थीटा हो गया √2/3। इसका मतलब हो गया बच्चा ये √6 Gm²/L²। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो ए हमारा सही हो गया। अब कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता तुम्हें कॉन्सेप्ट, किसी एक जोड़े का निकाल लो तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Gm1m2/L। ठीक है, ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे तुम्हारे कितने मासेस हैं, बोलो बोलो कितने सिस्टम है, सभी की दूरी बराबर ना बेटा, टोटल 4 मास ना। क्या कहोगे, इंटू 4c2 कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ Gm²/L इंटू क्या हो जाएगा ये 4c2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 है ना। तो हो जाएगा 2 गुना 4, ये कट जाएगा 4, बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो हो जाएगा -6 Gm²/L। ठीक है बच्चा, तो देखो तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला एक दिया पॉजिटिव, तो ये गलत है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आता है ना। सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ वाला पॉइंट पे निकालना है ना। तो देखो बच्चा अगर ये इन सबसे बराबर दूरी पे है ना, इस ओ वाला पॉइंट से, तो ओ वाले पॉइंट पे निकालना है हम लोग को पोटेंशियल। अच्छा, सी और डी दोनों एक ही है, किसी एक को निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चा देखते हैं ओ वाला पॉइंट हमारा कहाँ है। देखो बच्चा जैसा दिख रहा है हम लोग को, है ना, वो हमारा अगर इक्वी डिस्टेंस है और सारे मास बराबर हैं, तो वो हमारा सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, है ना। तो देख बेटा ओ सेंटर ऑफ मास निकाला जाए। ठीक, तो देखो बच्चा इसके लिए नीचे वाले को चलो मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, नीचे वाले को मान लेते हैं ओरिजिन, है ना, और इसको मान लेते हैं x, और ऊपर मान लो बच्चा y, है ना। तो यहाँ से जो दूरी होगी o, ये क्या होगी, y सेंटर ऑफ मास होगी। तो चलो y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। नीचे पूरा कितना मास है बच्चा, 3m, है ना, और ये ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास आएगा 0 प्लस ऊपर वाला कितना पे है m इंटू h मान लेते हैं, हाइट पूरी वाली हाइट, पूरी हाइट h मान लो, डिवाइड बाई 3m प्लस m। तो ये हो गया बच्चा h/4, है ना। तो h कितना होगा, देखो बच्चा cos थीटा निकाल चुके हो ना, h होना चाहिए हमारा L cos थीटा, है ना।
एल कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 दैट शुड बी इक्वल टू कितना बच्चा? ये हो जाएगा एल कॉस थीटा डिवाइड बाई 4, कॉस थीटा हमारा ये है बच्चा, इसका मतलब एल रूट 2 तो हो जाएगा एल बाई रूट 2 पर 2 रूट 2 नीचे आएगा, 2 रूट 3 नीचे, 2 रूट 6 हो जाएगा बच्चा ये, है ना? 2 रूट 2 नीचे आएगा, रूट 3 नीचे भी है तो एल बाई 2 रूट 6 हो जाएगा बेटा ये। तो बताओ अगर 22 सेंटीमीटर और ये है बेटा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? कौन सा बोल रहा हूँ मैं कौन सा बोल रहा हूँ? देखो ये जो मैंने ब्लू लाइन जो मैंने बना रहा हूँ, ग्रीन ब्लू लाइन, देखो अभी जो मैंने बनाया ब्लू लाइन, यही किसी मास से दूरी हो गई ना, बोलो इसी को मैंने आर मान लिया, तो आर कितना होना चाहिए? तो कहोगे एच माइनस वाई सी एम, है ना? एच माइनस वाई सी एम कितना हो गया? एच हमारा हो गया बच्चा, एच हो गया एल कॉस थीटा, इसका मतलब एल रूट 2 बाई रूट 3 माइनस हो जाएगा बेटा एल बाई 2 रूट 6, ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा रूट 6 ना। तो ऐसा कर लो कि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 से हटाओ, ऊपर किया जाए तो 2 रूट 6 इंटू रूट 6, है ना? तो हो जाएगा 2 रूट 12 माइनस रूट 3, तो 2 रूट 12 इज़ 4 रूट 3, 4 रूट 3 माइनस रूट 3, ये हो गया बच्चा 3 रूट 3, 3 रूट 3 डिवाइड बाई ये हो गया 2 रूट 18, है ना? और ये हो गया बच्चा हमारा एल, तो दैट इज़ इक्वल टू कितना हो गया? देखो तो 3 से कैंसिल किया जाए तो ये हो जाएगा रूट 6, ये हो जाएगा रूट 6, है ना? इसका मतलब हो गया बेटा रूट 3 ऊपर कर दो तो रूट 3 ऊपर, है ना, डिवाइड बाई 2 रूट 2 इंटू एल, ठीक है? अब देखो ओ वाले पॉइंट का पोटेंशियल, तो ओ वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो माइनस जी एम बाई आर इंटू हो जाएगा बच्चा 4, है ना? तो माइनस ऑफ आर पुट कर लो तो हो गया माइनस, चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा बच्चा 8 रूट 2 बाई रूट 3, 8 रूट 2 बाई रूट 3, और ये हो गया जी एम बाई एल। चलो देखते हैं बच्चा, तो सी तो हमारा गलत ही हो गया, डी देख लेते हैं 16 बाई रूट 6 है तो बच्चा, ठीक है, रूट 2 पर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो जगह माइनस 16 बाई रूट 6 जी एम बाई एल। ये भी हमारा डी ऑप्शन भी बी गलत हो गया, है ना, और डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बच्चा, है ना? अब जो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38, कहता है द स्फेरिकल प्लैनेट हैव द सेम मास बट डेंसिटीज इन द रेशियो 1:8, ठीक है बच्चा? दो स्फेरिकल प्लैनेट मान लिया जाए, मास सेम है लेकिन डेंसिटीज हमारी 1:8 का है, देखो बच्चा, है ना? तो पहला में दिखा क्या दिया इन दोनों में, देखो मास दोनों का सेम लेकिन डेंसिटी का रेशियो 1:8, तो देखो बच्चा अगर मास बराबर है ना, इसका मतलब कम डेंसिटी वाले का ज़्यादा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब क्या कहेंगे? डेंसिटी ऑफ ए बाई डेंसिटी ऑफ बी, ये तुमको दिया बेटा 1/8, है ना? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ बी ये होना चाहिए 8:1, है ना बेटा? इसका मतलब रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी ये होना चाहिए 2:1, है ना, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब कहता है पहला ऑप्शन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन द रेशियो ऑफ, देखो बच्चा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखते हो? जी एम बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब मास दोनों का सेम ही है ना बेटा, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आर यहाँ से पुट करो, है ना, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका जी छोटा होगा, ए का बार रेडियस है ना बेटा, है ना? इसका मतलब ए हमारा गलत हो गया, बी हमारा सही हो गया, ठीक है? देखो ए का बार रेडियस तो ए चल जाएगा नीचे ना बेटा, 1/4 हो जाएगा ना। स्केप वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? वी स्केप बराबर √2 इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/√r, मास दोनों का सेम ही है तो 1/√2 उल्टा, इसका उल्टा करो तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, है ना? अब 39 में कहता है इन द फिगर द ब्लॉक बी ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at the top of the base W of mass capital M. All the surfaces are without friction, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। W can slide on the ground, B slide down on the ground, moves along it with a speed V, has the elastic collision with the wall and inclines back, वापस आ गया इसके ऊपर, है ना बेटा? देखते हैं, चलो डायग्राम से ही करेंगे इसको हम लोग, देखना बच्चा।
तो देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये वाला ब्लॉक यहाँ आ चुका होगा और ये यहाँ जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा v स्पीड से, ये इधर जा रहा होगा कैपिटल V की स्पीड से, है ना बेटा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये टकराएगा, टकरा करके लौटेगा पीछे की तरफ, है ना बेटा। वो टकरा करके लौटेगा पीछे की तरफ, इलास्टिक लिखा कोलिजन ना, तो उसी स्पीड से आएगा वापस और ये भी इधर जा रहा होगा, है ना बेटा। अब क्या होगा, ये वाला मास आएगा, है ना बेटा, और इसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना बेटा। बोलो, इसके ऊपर अगर चढ़ जाएगा तो यहाँ कहीं पहुँचेगा मान लो। तो अब बताओ इस कंडीशन में इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना बच्चा। चलो मान लेते हैं v डैश हमारी वेलोसिटी होगी, है ना। तो देखो बेटा इसकी अगर ये वेलोसिटी है तो अब यहाँ से ले कर के यहाँ तक के सिचुएशन को सोचो, इस कंडीशन से ले कर के कहाँ पहुँच गए यार, वाले पेज पे आ गए, एक मिनट। एक मिनट बच्चा। तो देखो बेटा, तो यहाँ से ले कर के यहाँ से ले कर के क्यों नहीं चल रहा, छोड़ आओ, यहाँ से ले कर के, है ना, यहाँ तक के सिचुएशन को सोचो तो तुम यही पाओगे कि दोनों में देखो, यहाँ रेस्ट में था सिस्टम, यहाँ बॉडी मूव कर रहा है ना। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ क्या है बच्चा, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम होगी, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब कहता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कॉलिजन सेंटर ऑफ मास ऑफ b प्लस डब्ल्यू इज स्टेशनरी। सही बात बेटा, जब तक ये कोलाइड नहीं कर गया तब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, है ना। बोलो बेटा, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचो वर्टिकल में तो नीचे आया है ना, दिख रहा है। फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम देखो, नीचे आ गया ना ब्लॉक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम नीचे आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में रहेगा स्टेशनरी, है ना। अब कहता है सी में आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ b प्लस डब्ल्यू क्या होना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, किस डायग्राम की, इस डायग्राम की, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व, पहले कितना मोमेंटम 0, बाद में कितना माइनस कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v, है ना बेटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जब कोलिजन हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे, स्मॉल m v। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इधर ही मैंने मान लिया पॉजिटिव, प्लस कैपिटल M कैपिटल V डिवाइड बाई m प्लस m। तो देखो बेटा इसको यहाँ पे यूज़ कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 2mv बाई m प्लस m, चलो, है ना। तो देखो ये भी हमारा सही हो गया ऑप्शन। अब कहता व्हेन b रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन w। तो देखो बेटा यहाँ से लेकर के थर्ड डायग्राम से लेकर के फोर्थ डायग्राम तक एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है ना बेटा, है ना। तो फिर से मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम होगी, राइट ना। जब दो बॉडी हो, दोनों बॉडी का सेम वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी होगी बेटा, है ना, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ से यहाँ में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो हमारा डी वाला सही भी हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब चलो आए आखिरी क्वेश्चन पे। कहता है चेन ऑफ लेंथ L मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस स्टेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस। One of the chain is give light lifted vertically with a constant velocity v by a force F. Identify correct statement for x less than L। ठीक है बच्चा, हिप काउंट नहीं करना है ना, फोर्स निकालना है। तो देखो बच्चा, मान लो अभी इसकी वेलोसिटी हमारी v है ना। और देखो ये जो लिंक मैंने अभी रेड किया, ये लिंक अभी इसमें आके जुड़ेगा, है ना। तो जुड़ेगा तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा, dm/dt इंटू वी रिलेटिव। बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मैं कहूँ कि मान लेते हैं कि ये हमारी हाइट यहाँ से ये y है ना। तो अभी बताओ इसका मास क्या हो जाएगा,
मास हो जाएगा, तुम बोलोगे इसका मास होना चाहिए लैम्डा इंटू वाई। तो बताओ dm/dt क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए लैम्डा इंटू dy/dt। इसका मतलब लैम्डा इंटू वी, राइट ना। अब चलो वी रिलेटिव वेलोसिटी, तो कहेंगे इसकी वेलोसिटी भी 0 है और इसकी वेलोसिटी v है। रिलेटिव कितना हो गया 0 माइनस वी, इसका मतलब माइनस वी। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई माइनस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो देखो बेटा, अगर तुम्हें कांस्टेंट स्पीड से मूव करवानी है ना, तो ये कितना होना चाहिए फोर्स? एफ बी डी बना लो। किसका एफ बी डी बनाओगे? जितनी तुमने लंबाई ऊपर ली है वाई, तो कहोगे इसका मास हो गया नीचे लैम्डा वाई इंटू जी, एम जी हो गया फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स नीचे की तरफ लगाना, अभी कितना लगा थ्रस्ट फोर्स? लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। और तुम फोर्स लगाए हो ऊपर और चाहते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? लैम्डा वी स्क्वायर प्लस लैम्डा जी इंटू वाई। ठीक है बेटा। अच्छा, तो एक्स की बात कर रहा है तो ये भी सही है, वाई की जगह पे एक्स सोच लो। वर्क डन बाय द फोर्स, ऊपर ले जाने में फोर्स, साफ दिख रहा है बेटा कि फोर्स वेरिएबल है ना। तो वर्क डन क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, 0 से लेके एल तक, है ना, 0 से लेकर के एक्स तक या वाई तक, 0 से लेके वाई तक इंटीग्रेट करो, भी आ जाएगा, है ना। एनर्जी लॉस इन दिस टाइम, इस टाइम में एनर्जी लॉस कितना होगा, है ना बेटा। ठीक है। तो देखो तुमने जो वर्क डन किया, बोलो बच्चा, तुमने जो वर्क डन किया, जरूर बच्चा निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा तुमको। तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वाई कितना बेटा? लैम्डा वी स्क्वायर प्लस लैम्डा जी वाई इंटू डी वाई। कितना हो जाएगा बेटा? ये लैम्डा वी स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा जी वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह वाई सोचो, तो सी आ गया ना। अच्छा, अब चलो स्टार्टिंग से यहाँ तक सोचो, है ना बेटा। तो देखो गेन इन एनर्जी कितना हुआ, बोलो, है ना। वर्डन तो हमने इतना किया, है ना बेटा। अब सोचो बेटा यहाँ से गेन कितना हुआ इन टोटल, है ना। गेन कितना हुआ देखते हैं, गेन इन एनर्जी। तो अभी तुम्हें जो दिख रही है सिचुएशन, है ना, उसके अनुसार इसमें काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। स्टार्टिंग में तो 0 था, तो कितना गेन हुआ? तो कहेंगे हाफ लैम्डा इंटू वाई, इसका मास हो गया, और वेलोसिटी इसका वी स्क्वायर हो गया, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो अभी ये चेन का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे है ना, एम जी एच का हो गया। कितना मास इसका है बेटा? मास है लैम्डा इंटू वाई, मास इंटू जी, सेंटर ऑफ मास वाई बाई 2। ठीक है। तो देखो बेटा, वक्त तुमने इतना किया, एनर्जी इतना गेन किया, है ना। इसको मान लिया मैंने, चलो डेल्टा ई मैंने मान लिया, चलो इसको ई मान लिया मैंने। ठीक है बेटा। तो एनर्जी लॉस कितनी हो गई, बोलो? जितना मैंने दिया एनर्जी और जितना वो गेन किया, माइनस करो। देखो ये टर्म तो हमारा कट जाएगा पूरा पूरा ना बेटा, सॉरी ये कट जाएगा पूरा पूरा। देखो लैम्डा जी वाई स्क्वायर बाई 2, लैम्डा जी वाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये देखो बच जाएगा ना हाफ लैम्डा बाई वी स्क्वायर। इतना एनर्जी हमारा लॉस हो गया। ठीक है। तो सी भी हमारा सही है, और सी सही है तो डी गलत है। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 40। सो बच्चा ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है। चलो बच्चा, मैं पेपर 2 भी तुम लोग करके दूंगा, कल दूंगा लेकिन। ठीक है बच्चा, चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंजॉय लर्निंग।